हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जाना कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल इकोनॉमिक यूनिट्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी अर्थव्यवस्था की फंक्शनिंग को देखते हैं, उसकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं और समाधान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस एक दूसरे की विरोधी ना होकर उनकी पूरक हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि जो भी कुछ अर्थव्यवस्था में जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिस प्रकार की भी सिचुएशन है, उसका प्रभाव एक व्यक्ति पर पड़ता है और एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग जो कुछ कर रहा है उसका प्रभाव पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो एक दूसरे का ज्ञान होना आवश्यक है। दोनों की अगर हमें नॉलेज है तभी हम बेहतर तौर पे फंक्शनिंग कर पाएंगे, बेहतर पॉलिसी बना पाएंगे। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे की पूरक शाखाएं हैं, ये महत्वपूर्ण शाखाएं हैं दोनों। और इन्हीं से फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस जो निकलती हैं, जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के तौर पे पढ़ते हैं, वो इन दोनों से ही निकलती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या हैं इकोनॉमी में। हमने बात की थी, हम यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब टॉपिक्स जो ये ब्रांचेस भी बन गई हैं सेपरेट, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक एक जो इशू है, समस्या है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अब पहले जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड क्यों हुई, माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही सफिशिएंट क्यों नहीं थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड क्यों हुई। जब हम एक व्यक्ति या एक इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एग्रीगेट के तौर पे देखनी है, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे देखनी है। उनको हम सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर नहीं देख सकते, उनके प्रभाव सीमित नहीं होते हैं। जिस प्रकार अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें, जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी बात करें, मनी सप्लाई की बात करें, क्रेडिट क्रिएशन की बात करें बैंकों में, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ट्रेड की बात करें, जो एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट तक सीमित नहीं रह सकते, उनका अध्ययन हमें पूरी अर्थव्यवस्था में करना पड़ेगा। इन सभी समस्याओं का अध्ययन हमें पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर करना पड़ेगा। इसी वजह से हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ना पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, मैंने बताया कि चाहे वो फर्म है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो फैमिली है, चाहे इंडस्ट्री है, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हमें पूरी अर्थव्यवस्था का बैलेंस देखना है, पूरी अर्थव्यवस्था की फंक्शनिंग, उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, उनको अगर देखना है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड होती है। इसमें हम किन किन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का अर्थ है कि वृद्धि होना, वृद्धि, वो उत्पादन में वृद्धि हो, वो इनकम में वृद्धि हो, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो। तो वृद्धि से संबंधित हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ हमारा सिंपल, हमारी अगर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज होती है तो हम कह रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट एक बड़ा शब्द है, उसका अर्थ बहुत गहरा है। डेवलपमेंट का मतलब है कि जब हमारे इकोनॉमी में आधारभूत चेंजेस हो जाएं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो जाएं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएं, इनकम और जीवन स्तर में वृद्धि होने के साथ साथ लोगों को एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, उनको फ्रीडम मिले, तो हम कहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है। वृद्धि भी जरूरी है और उसके साथ साथ विकास भी जरूरी है। विकास हमारा जो है उसका अर्थ विस्तृत है।
ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर हमने जोड़ दिया पर्यावरण को। पर्यावरण और जो हमारे संसाधन हैं उनका हम इस प्रकार से उपभोग करें कि भावी पीढ़ी को भी हम उसी कंडीशन में एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिस कंडीशन में हमें मिला है, या उससे भी बेहतर। उसको वर्स ना करें, उसको ख़राब ना करें, उसको बेहतर बनाए रखें या उसी कंडीशन में बनाए रखें, तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अगर हम वृद्धि के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट की हानि को रोके रखते हैं तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि डेवलपमेंट वर्ड से जुड़ा हुआ है, विकास वर्ड से जुड़ा हुआ है, कि सामाजिक न्याय। हमने सिर्फ इनकम को बढ़ाना नहीं है, हमें इनकम को बढ़ाना नहीं है, उसके साथ साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी विद जस्टिस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो भी इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस के साथ सभी वर्ग के लोगों को उसका लाभ होना चाहिए, चाहे वो निम्न स्तर पे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, चाहे वो मिडिल इनकम ग्रुप है या हाई इनकम ग्रुप है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि असमानता में कमी हो और उस जो वृद्धि का लाभ हर एक वर्ग तक पहुँचे। ये हमने बात जानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हमने देखा कि ग्रोथ हमारी वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि, इनकम में वृद्धि। डेवलपमेंट जब हम पूरी इकोनॉमी में जो आधारभूत चेंजेस हैं, मॉडर्नाइजेशन है, उसके बारे में अगर बात करते हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के अपग्रेडेशन की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है? डेवलपमेंट में। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जिसको डील किया जाता है पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। जब भी एम्प्लॉयमेंट हमारा, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो मान के चलते हैं कि पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। 1930 की अगर बात करें, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो उसका प्रभाव क्या हुआ? मांग में कमी होने की वजह से आर्थिक मंदी आई थी। मांग में गिरावट हुई तो निवेश होना बंद हो गया, निवेश कम हुआ तो लोगों को रोजगार नहीं मिला, क्योंकि निवेश होगा तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, तो बेरोजगारी फैल गई। और ये जो बेरोजगारी की समस्या थी वो एक इंडिविजुअल यूनिट तक सीमित नहीं थी, ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। और अगर हम ग्लोबलाइजेशन के दौर की बात करें तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है, क्योंकि सभी कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर आगे आपको इंडिया का एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर है। यहाँ पे कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगर हम छुपी हुई बेरोजगारी की बात करें, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जितना काबिल है लोग, जो जितने काबिल हैं लोग उसके अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि बहुत से लोग जो नए तरीके से प्रोडक्शन करने में काबिल नहीं हैं तो वो बेरोजगार रह जाते हैं। नई जो तकनीक हैं उनके साथ वो डील नहीं कर पाते हैं तो बेरोजगारी होती है। फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी होती है। फ्रिक्शनल का मतलब होता है कि जब एक जॉब से हम दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है सीजनल, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जब कृषि का सीजन होता है तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अदरवाइज वो लोग बेरोजगार रहते हैं। तो बहुत बेरोजगारी की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। और अल्प विकसित देशों में इसका जो नेचर है वो क्रॉनिक है, दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक का मतलब कि वो बनी ही रहती है अल्प विकसित देशों में, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो पाता है, उत्पादन क्षमता उनमें कम होती है, तो वहाँ पे जो बेरोजगारी की समस्या है वो दीर्घकालिक है। उसका समाधान बहुत ज़रूरी है ढूंढना, तभी वो अर्थव्यवस्था गरीबी के जो
विशियस सर्कल है उससे निकल पाएगी। विकसित देशों में भी बेरोजगारी होती है, लेकिन वो साइक्लिकल होती है, वो कुछ समय के लिए होती है। जब वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है ना, डिमांड में कमी आ जाती है, तभी उस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और वो फिर साइक्लिकल जो हमारे चेंजेस होते रहते हैं उसके साथ वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं उनके लिए भरसक बेरोजगारी को मिटाने के लिए भरसक प्रयास करने पड़ते हैं। थर्ड है बिजनेस साइकिल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बिजनेस साइकिल्स की बात भी करेंगे, क्योंकि जब जो आर्थिक क्रिया हैं वो सदैव एक जैसी नहीं चलती, उनमें अप डाउन आता रहता है। तो जब मांग में कमी हो जाए, निवेश में कमी हो जाए, लोगों की इनकम कम हो जाए और इनकम कम होने से फिर से उनकी मांग कम हो जाए, इस प्रकार से हम रिसेशन के फेज में चले जाते हैं। इसको हम मंदी कहते हैं। और इसका भी अगर ये कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसको हम मंदी कहते हैं, डिप्रेशन। इस प्रकार की जो मंदी होती है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जो स्टार्टिंग का फेज है मंदी का वो कहलाता है रिसेशन, और उससे भी अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो वो कहलाएगा डिप्रेशन। अगर उसमें जब सरकार कुछ बदलाव करती है, रिकवरी करने की कोशिश करती है, मांग बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट करती है, तो इकोनॉमी में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी स्टार्ट होगी, जो चीज़ों की हम मंदी की बात कर रहे थे उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, उसको हम कहेंगे रिकवरी फेज। और जब रिकवरी इतनी हो जाएगी कि ग्रोथ अपने आप हो रही है तो उसको हम कहेंगे बूम। वो फेज क्या कहलाएगा? बूम। तो हमने 4 जो स्टेजेस हैं उनकी बात करी बिजनेस साइकिल में: रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम। जो मंदी की सिचुएशन होती है रिसेशन और डिप्रेशन की, उसमें क्या होता है कि डिमांड कम होने से सेल कम होएगी और जो व्यापारी वर्ग है उसको लाभ कम मिलेगा। और इस वजह से जो ऐसी मार्जिनल फार्म्स हैं जिनकी कॉस्ट हाई है वो बंद हो जाती हैं और निवेश काफ़ी कम हो जाता है। उसकी वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और फर्दर वो साइकिल चलना शुरू हो जाता है, हम और डिप्रेशन के फेज में चले जाते हैं। और इसका जो उल्टा है वो रिकवरी है। रिकवरी में धीरे धीरे लाभ बढ़ने लगते हैं, निवेश बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो फिर हम बूम की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ये जो बिजनेस साइकिल्स हैं ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति को, एक फर्म को प्रभावित नहीं करते, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। 1930 की जो डिप्रेशन था, 1930 की जो मंदी थी, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। खासकर जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनको प्रभावित किया था, लेकिन इसके प्रभाव से ज़्यादातर कंट्रीज जो है इससे प्रभावित हुए थे, इसका इम्पैक्ट रहा था। और यही एक रीज़न था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी स्टार्ट हुई, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लॉर्ड मेनार्ड केन्ज ने 1936 में उनकी बुक आई जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने बताया कि इसका रीज़न एग्रीगेट डिमांड का कम होना है और उन्होंने उसके सुझाव दिए। तब से मेनली हम कहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे देखा जाने लगा, उसको महत्वपूर्ण स्थान मिला। तो जब इस प्रकार के बिजनेस साइकिल्स होते हैं, इनका सॉल्यूशन एक फर्म या एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसका जो है समाधान सरकार को ढूंढना होता है। और साथ ही साथ जो उत्पादक हैं उनको भी तैयार रहना पड़ता है इस प्रकार से कि उनको इस प्रकार के बिजनेस साइकिल्स को फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो वो भी अपनी रणनीति में बदलाव करें और सरकार भी सॉल्यूशन करे उनकी इस प्रॉब्लम का। तो ये हमने बात करी बिजनेस साइकिल्स की। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति क्या होती है? जब सामान्य कीमत स्तर में एक निश्चित समय अवधि में निरंतर बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है सामान्य कीमत स्तर में, वो क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन होने की वजह से जब कीमतों में वृद्धि होती है तो लोगों की जो इनकम है उसके साथ वो कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, तो हम कहेंगे कि उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और इसका प्रभाव जो गरीब तबका है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें तो डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी में उसका प्रभाव डिफरेंट सेगमेंट्स पे अलग अलग पड़ता है। सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता है मिडिल इनकम जो ग्रुप है, जो सैलरी ग्रुप है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो काफ़ी कम हो जाती है, उनका जीवन स्तर गिरने लगता है। वो अपनी जो गिवन जो उनकी इनकम है उसके साथ कम वस्तुएं उपभोग कर पाते हैं। अगर ये इन्फ्लेशन बहुत थोड़ी है तो ये हम कहेंगे कि विकास के लिए फ़ायदेमंद है, निवेश को बढ़ावा मिलता है उसकी वजह से, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको मनी मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज हो चुके होते हैं, तो जो उनका स्टार्टिंग में निवेश हुआ है उससे बढ़े हुए रिटर्न उनको मिलते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन गैलोपिंग हो जाए या हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, जब ये कीमत स्तर की वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होता है। उससे क्या होगा, जो उत्पादन के साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब महंगे हो जाएंगे। उसके महंगे होने की वजह से लेबर को वेज ज़्यादा देनी पड़ेगी, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जो उत्पादक वर्ग है उसकी लागतों में वृद्धि हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो लागतों में वृद्धि होने से उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस जब इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड डिक्रीज होने से फर्दर फिर जो उत्पादक वर्ग है उसके लाभ कम हो जाएंगे और वो निवेश करना कम कर देंगे, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर वो हम रिसेशन के फेज़ या डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हानिकारक है। जैसा कि हमने बात की कि इसका जो असर है, गंभीर रूप से जो असर है वो आम आदमी पे पड़ता है, उसकी क्रय शक्ति घटती है। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि सरकार को जब वो अपने घोषणा पत्र जारी करती है चुनाव के समय, तो उसमें ये भी इशू रखती है कि हम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये पॉलिसी लाएंगे। तो ये मुख्य समस्या है, मेजर पॉलिसी प्रॉब्लम है। इसके लिए बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता होती है और वो पॉलिसी इकोनॉमी लेवल पर ही बन सकती है। नेक्स्ट है बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी। बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी से ही संबंधित हैं, राजकीय कोषीय नीति। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट की आमदनी से ज़्यादा उसके खर्च बढ़ जाएं तो बजट में डेफिसिट उनको फेस करना पड़ता है, हानि होती है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। आज के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का दौर है, तो सरकारें अपना काम कम करने की कोशिश कर रही हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारियां कम करने की कोशिश कर रही हैं ताकि सरकार का खर्च कम हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट को ही करने पड़ते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, आतंकवाद की बात करें, अगर न्याय व्यवस्था बनाने की या कानून लागू कराने की बात करें, तो इन सभी और जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे किसानों को सब्सिडी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें सरकार का काफ़ी खर्च हो जाता है। अगर ये खर्च बढ़ जाता है तो आमदनी से बढ़ जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए एक बर्डन क्रिएट कर देता है लंबे समय तक। अगर ऐसा चलता रहता है, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जो सरकार है वो निवेश कर रही है या जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है, वो नॉन डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है। नॉन डेवलपमेंट जिससे फर्दर आगे कोई इनकम एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही, वो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़
में गिना जाएगा। अगर सरकार इस प्रकार का खर्च ज़्यादा कर रही है कि जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, सिर्फ उपभोग पे खर्च हो रहा है, तो उससे और भी ज़्यादा संकट गहरा होता जाता है एक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सरकार की इनकम कम होने की वजह से उसको लोन लेना पड़ता है या उसको रिजर्व बैंक को नोट छापने के लिए कहना पड़ता है। वो सिचुएशन आ जाती कि रिजर्व बैंक नोट छापे। इन दोनों ही सिचुएशंस में इकोनॉमी के लिए डेंजरस सिद्ध हो सकती हैं। कैसे? अगर सरकार लोन लेगी तो लोन का बर्डन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और वो लोन लेकर भी अगर उपभोग पे ही खर्च कर रही है, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ही खर्च करे जा रही है गवर्नमेंट, तो उससे वो समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी, क्योंकि मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो उससे प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं। और इसी प्रकार से अगर रिजर्व बैंक नोट छापता है और वो गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड करता है, तो भी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से फिर से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वो गवर्नमेंट को इस प्रकार से तय करनी चाहिए कि गवर्नमेंट के बर्डन कम हो और वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा खर्च कर पाए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति में हमारा रहता है कि उसमें हम ब्याज की दर, जो इंटरेस्ट रेट है, वो मेंटेन करने की कोशिश करें और जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको प्रॉपर रखें, ना कमी होने दें ना वृद्धि होने दें, बैलेंस रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ मुद्रा की पूर्ति का, और इंटरेस्ट रेट में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। तो इसका प्रभाव भी, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी भी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बनती है, रिजर्व बैंक बनाता है, वो चेंजेस लाता है कि किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए और क्या जो है मनी सप्लाई रहनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन मनी सप्लाई के इम्बैलेंस से बढ़ जाता है, अगर इन्फ्लेशन मनी सप्लाई के इम्बैलेंस से बढ़ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि उससे हमारे एक्सपोर्ट पे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक असर ये हमारा ब्याज की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ब्याज की दर अगर ज़्यादा है तो उत्पादक वर्ग की लागतें बढ़ जाएंगी, और लागतें बढ़ने से जो उत्पाद है वो महंगा हो जाएगा और उसको दूसरे देशों को बेचने में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है। अगर हमारे उत्पाद महंगे हैं और उस क्वालिटी के नहीं हैं तो हम कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अगर कम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो फॉरेन जो करेंसी है उसके रिजर्व्स हमारे घट जाएंगे और हम इंपोर्ट कम कर पाएंगे। इंपोर्ट कम होने से हमारी अर्थव्यवस्था के विकास की जो दर है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो अल्प विकसित देशों की अगर हम बात करें तो उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। कैपिटल या जो टेक्निक्स हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर निर्यात कम होंगे तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाएगी। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे ब्याज की दरों में वृद्धि होने से इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होगा। उससे पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता, क्योंकि इस प्रकार के कंट्रीज़ की कम होती है और कम उत्पादन क्षमता होने की वजह से उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी जनरेट होने लगती है। अगर विस्फीति की स्थिति है तो उसमें क्या सजेशन दी गई है कि विस्फीति जब कीमत स्तर में कमी होने लगती है तो उसका सुझाव क्या दिया है कि इस प्रकार की सिचुएशन में मुद्रा की जो पूर्ति है उसको बढ़ाना पड़ता है ताकि मांग जनरेट हो सके और मांग की कमी को दूर किया जा सके, और निवेश अगर बढ़ेगा तो फिर वो विस्फीति की स्थिति को हम टैकल कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें यही है कि अगर हमारे प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, वो किसी कारण से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्याज की दर उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है प्राइस बढ़ने को, और जो मनी सप्लाई है वो उसमें फिर एडिशन का काम करती है। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है और फिर से हमारी मनी सप्लाई में इम्बैलेंस है, ज़्यादा हम मनी सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका नुकसान हमारे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा होता है। एक्सपोर्ट पे अगर नुकसान हुआ तो हम इंपोर्ट भी कम कर पाते हैं, और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट एंड इंस्ट्रूमेंट, अभी तक जो हमने बात करी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज की बात करी कि क्या क्या समस्याएं हैं और जिनका हल अर्थव्यवस्था के लेवल पर ही ढूंढा जा सकता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही स्कोप में आता है। तो वो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट एंड इंस्ट्रूमेंट। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये हमारे टारगेट होने चाहिए कि ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट जो मैंने परिभाषा दी उसके अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमी में चेंजेस होने चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लाए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस साइकिल्स हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट के स्तर पर जो हमने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की बात की, जो राजकोषीय और मौद्रिक नीति की बात की, वो उनमें बैलेंस लाना पड़ेगा। उन दोनों ही नीतियों की हेल्प से हम इन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और जो उद्योगपति हैं उनको भी इस प्रकार की स्ट्रेटजी बना के रखनी पड़ती है कि वो अगर रिसेशन या डिप्रेशन या जो इस प्रकार के साइकिल हैं, सीवियर कंडीशन है, उनको टैकल कर सके। नेक्स्ट है, हमने क्या बात की यहाँ पे कि क्या मेन टारगेट्स हैं हमारे और उसके लिए क्या उपकरण है। टारगेट्स क्या हैं? ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, ये हमारे टारगेट्स हैं। एंड जो उपकरण हैं इसके लिए, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या होंगे? हमारे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों का ही इस्तेमाल करके हम इन समस्याओं को के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये हमने बात की मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज की और उनको किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है उसकी। अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो दोष है, द फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। यहाँ पे हम एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट की बात करने से हम कई बार जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए सही है वो सभी व्यक्तियों के लिए सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एक ही जो व्यक्ति की जो चीज़ें हैं उन्हीं को एग्रीगेट कर रहे हैं। तो हमेशा जो डिफरेंट काइंड के सिचुएशंस हैं उनको अगर हम एक साथ करके देखते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास सही नतीजे उसके निकल के आए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक व्यक्ति बचत करता है तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसके लिए सही हो सकता है लेकिन वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं हो सकता। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स का ही एग्रीगेट करते हैं। तो ये जो कंपोजिशन की प्रॉब्लम है, जो हम जनरलाइज कर देते हैं किसी भी बात को, उसका सामान्यकरण कर देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दोष हो सकता है। हेट्रोजीनियस यूनिट्स, यहाँ पे हम सभी प्रकार के उत्पादन को, जैसे हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है 6 सेब और 7 मकान, मतलब डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। सही रिजल्ट्स उससे नहीं मिल पाते हैं, चाहे हम मनी के टर्म्स में भी उसको क्यों ना चेंज कर लें। जब हम मनी के तौर पर आते हैं कि नेशनल इनकम ये है, तो नेशनल इनकम में भी हम डिफरेंट प्रकार के जो उत्पादन हैं उनको हम जोड़ देते हैं। उसमें जो हमारी मनी वैल्यू है वो मनी वैल्यू का
डिफरेंस हो सकता है वैल्यू इन यूज़ से। वैल्यू इन यूज़ जो हम इस्तेमाल में उस वस्तु की वैल्यू है और जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। तो एग्रीगेशन में प्रॉब्लम आता है। हेट्रोजीनियस जो एक जैसी यूनिट्स नहीं हैं उनमें हम एग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हम मनी का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम हमारी तभी आती है। नेशनल इनकम में हमने जो मनी वैल्यू ली है हर एक अलग अलग उत्पादन की, तो ज़रूरी नहीं जो मनी वैल्यू है और जो वैल्यू इन यूज़ है, जो उपयोग में उसका मूल्य है, वैल्यू इन यूज़ उस वस्तु का उपयोग में जो मूल्य है और जो उसका मनी वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं सेम हो, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड है द कंपोजिशन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एग्रीगेट इटसेल्फ। जो एग्रीगेट की हम समुच्चय की जो बात कर रहे हैं, समुच्चय से ज़्यादा ज़रूरी उसके ढांचे को जानना है कि किस प्रकार से वो एग्रीगेशन किया गया है। अगर हम ये बात कहें कि किसी पर्टिकुलर ईयर में जो प्राइस लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमने जनरल तौर पर कह दिया, समुच्चय के तौर पर कह दिया, एग्रीगेट के तौर पे कह दिया, लेकिन उसमें ये पॉसिबल है कि एक जो सेक्टर है वहाँ पे कीमतों में वृद्धि हुई है और एक सेक्टर में कम हुई है, तो वो बैलेंस होके हमारा ये दिखाता है कि कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। लेकिन उसके स्ट्रक्चर को उसको समझना ज़रूरी है कि कहीं पे तो वृद्धि हुई थी लेकिन एक या कुछ सेक्टर्स में वृद्धि नहीं हुई और इस वजह से उसमें कमी हुई है दूसरे सेक्टर्स में और एक किसी सेक्टर में वृद्धि हुई है, तो वो बैलेंस होके हमें शो कर रहा है कि कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एग्रीगेशन है उसका कंपोजिशन, उसका ढांचा समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान नहीं दिया जाता, इतना ध्यान नहीं दिया जाता। डाइवर्स, लास्ट वन इज डाइवर्स इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट्स। जो एग्रीगेट्स हैं उनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन व्यापारी वर्ग के लिए, उद्योगपति वर्ग के लिए लाभदायक होती है, लेकिन उसका वेज अर्नर्स या जो सैलरी अर्निंग पर्सन्स हैं उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कोई एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, उसका प्रभाव एक वर्ग पे अच्छा पड़ रहा है, दूसरे वर्ग को उससे नुकसान हो रहा है, तो इस प्रकार का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे अगर हम बात करें कि हम एवरेज में देखते हैं, वहाँ पे एवरेज में अगर हम देखें कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, एवरेज वो पर कैपिटा इनकम हमारी एवरेज होती है, अगर उसी तरीके से हम बात करें तो उसमें हमें दिखेगा कि इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी बढ़ी है, असमानता कितनी बढ़ी है, जो आय बढ़ी है उसका वितरण किस प्रकार से हो रहा है, कहीं उससे अमीर और अमीर नहीं होते जा रहे या गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं, उस चीज़ को भी स्टडी करना पड़ेगा कि इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो इन चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं कर पाती है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच।